नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फलन का अगला पार्ट करेंगे और कल हमने फलन की परिभाषा और प्रांत परिसर देख लिए थे। इन परिभाषाओं को दोबारा करके एक बार और फिर आगे चलेंगे हम महत्तम फलन, आगे जो भी फलन है, सम फलन, समान फलन। तो सबसे पहले क्या है, फलन की डेफिनेशन क्या होती है। फलन क्या होता है कि समुच्चय ए से बी में इस प्रकार परिभाषित हो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब समुच्चय ए का क्या होना चाहिए, बी के अवयव, ए के प्रत्येक अवयव का बी में संबंधित होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि प्रत्येक अवयव का संबंधित होना चाहिए। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अद्वितीय शब्द बोल रहा है कि अद्वितीय अवयव के साथ होना चाहिए। इसका मतलब एक के साथ ही होना चाहिए, नहीं कि ए का संबंध ई के साथ भी हो गया और एफ के साथ भी हो गया। मतलब अब दोबारा से देखते हैं कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंधित बी में होना चाहिए। मतलब ए का संबंध ई में, बी का संबंध मान लो एफ में है, सी का मतलब जी में और डी का एच में। तो ये क्या होगा, फलन होगा। दूसरा कंडीशन देखते हैं, फलन कब नहीं होगा, तब ये पूरी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। अब फलन कब नहीं होगा, ये देखो, मान लो ए का संबंध तो ई से है, सी का जी से है और डी का एच से है, लेकिन बी का संबंध किसी से नहीं है। और डेफिनेशन में क्या कह रहा है, प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। इसका मतलब बी से संबंध नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं होगा। पहली कंडीशन तो ये कि प्रत्येक अवयव का और बी के अद्वितीय अवयव के साथ ही संबंधित होना चाहिए। अब देखो दूसरी क्या है, ए का मान लेते हैं ई के साथ भी है, ए का एफ के साथ भी है, और बी का एफ के साथ है, और सी का जी के साथ है, और डी का एच के साथ है। तब भी क्या अद्वितीय अवयव के साथ थोड़ी है, दो अवयवों के साथ हो गया ये तो ए का संबंध। इसलिए ए का बी के अद्वितीय अवयव के साथ ही होना चाहिए, चाहे ई के साथ अकेले के साथ हो, चाहे एफ के साथ हो, चाहे एच के साथ हो, चाहे जी के साथ हो। दो अवयवों का एक साथ संबंध नहीं होना चाहिए। यदि दो अवयवों का एक साथ संबंध होगा तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो ये भी फंक्शन कंडीशन नहीं होगी और ये भी कंडीशन नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट में हमने बात की थी प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है। देख लेते हैं, एफ कोई ए से बी में परिभाषित है। एफ क्या है, ए से बी में परिभाषित है, डिफाइन है। तो ए क्या होगी, इसकी प्रांत होगी या डोमेन होगी। ए क्या होगी, प्रांत या डोमेन होगी। बी क्या होगी, इसकी सह प्रांत होगी या कोडोमेन होगी तो अब इसमें देखो, ये तो प्रांत हो गई और ये क्या हो गई, सह प्रांत। प्रांत और सह प्रांत तो इजी है, क्योंकि जो दिया हुआ है वही प्रांत और सह प्रांत होगी। अब इसमें देखते हैं प्रांत क्या हो गई। प्रांत के अवयव कौन कौन से होंगे, ए बी एंड सी हो गए, और सह प्रांत के अवयव कौन कौन से होंगे, यू वी एंड डब्ल्यू होंगे। लेकिन परिसर अपने को निकालना पड़ेगा, और परिसर में क्या वैल्यू, देखो ए की वैल्यू, ए का रिलेशन मान लो यू के साथ है, बी का रिलेशन भी यू के साथ है, और सी का रिलेशन वी के साथ है। जो ए में अवयव है, मान लो ये समुच्चय ए एंड बी है, ए में जो अवयव है वो किन किन के साथ रिलेशन बना रहे हैं, वही क्या होगी, उनकी परिसर होगी। बी के किन किन अवयवों का ए के अवयव संबंध बना रहे हैं, वही क्या होगी, इसकी परिसर होगी। तो परिसर निकालते हैं, देखो परिसर या इसे रेंज कहते हैं। तो रेंज क्या हो गया कि ए की रेंज कहां तक है, यू, बी की रेंज भी यू एक बार आ गया, और सी की रेंज वी तक है। तो क्या हो गया कि परिसर क्या होगी, बी के वो ही अवयव लिए जाएंगे जिसका ए के साथ संबंध हो। सह प्रांत में क्या होगा, ए बी के सारे अवयव लिए जाएंगे। देखो क्वेश्चन कर लेते हैं दो, उससे पता चल जाएगा। इसमें निकालने अपने को प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो प्रांत क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, क्योंकि ए के ये अवयव ए के हैं और ये अवयव बी के हैं। तो ए के अवयव क्या होते हैं, प्रांत हैं, और बी के अवयव क्या होंगे, सह प्रांत हैं। तो बी में भी क्या है, एन है।
तो ये क्या होगा, सह प्रांत। लेकिन परिसर क्या होगा, परिसर का देखना आप, एन में कौन कौन सी वैल्यू होती है, एन 1 2 3 4 5, ये आगे चलता रहेगा। तो देखो x की जगह 1 पुट करो आप, तो अपने पास क्या है, 2x है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x की जगह पुट करो आप, 2 पुट करो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। y, या इसको fx भी मान सकते हैं, इसको y भी मान सकते हैं और fx भी मान सकते हैं। x की वैल्यू आप 3 पुट करो तो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 6, या fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो परिसर क्या हो रहा है, 2 4 6, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, परिसर इस फंक्शन पर डिपेंड करेगा कि किन किन के साथ ये रिलेटेड है। अब देखो प्रांत क्या है इसकी प्रांत क्या हो जाएगी, या डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, इसे df से डिनोट करेंगे, तो ये Z0, और इसकी सह प्रांत क्या हो जाएगी, इसकी सह प्रांत n हो जाएगी। लेकिन परिसर क्या होगी, ये ध्यान रखना, परिसर Z क्या है, Z0 क्या है, जीरो अवयव को छोड़कर पूर्णांक है, माइनस और प्लस वाली सारी। लेकिन यहाँ पे मोड x है, क्या मोड x माइनस वाली को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो इसकी प्रांत क्या, परिसर क्या हो जाएगी, वैसे देखते हैं तो n हो जाएगी, नेचुरल नंबर ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 2 आप रखोगे तो इसकी परिसर भी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, क्योंकि माइनस वाले इंटीजर को ये मोड क्या कर देगा, प्लस में कर देगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट में प्रांत तो ये हो गई, सह प्रांत ये हो गई। अब देखो परिसर, देखो इसकी रिलेटेड क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन इजी है वैसे, अपने आप कर लेना ये दोनों, क्योंकि इसमें log x है, log x और रूट x का दोनों अपने आप ये क्वेश्चन करना। अब हम देखते हैं फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, कि जो भी वैल्यू दी होगी, मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 4 दी हुई है, तो क्या करेंगे, f4 निकालेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 1 इजगल टू 16 प्लस 1 इजगल टू 70। फलन की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। फलन का मान x की वैल्यू पुट करने पे फलन का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, f π/3 पुट करके आप देखना, cos π/3 प्लस √3 साइन π/3। अब cos π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, प्लस √3, और साइन की क्या हो जाए, √3/2। तो ये आगे कैलकुलेशन कर लेना, ये जो वैल्यू आएगी वही फंक्शन की मान होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा। अब देखो समान फलन कब होते हैं, f और g दो फंक्शन लेते हैं, और ये फलन समान कब कहलाएंगे, ये फलन समान कब कहलाएंगे, कि f की प्रांत और g की प्रांत दोनों बराबर होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि ये मान लो f फंक्शन है, ये g है, ठीक है, ये f और ये दोनों g है, f की a b है, तो g की भी प्रांत क्या होनी चाहिए, a b होनी चाहिए। यदि f की सह प्रांत e एंड f है, तो इसकी भी e और f होना चाहिए, ठीक है। दो, तीसरी बात है कि फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जो भी हमने फलन वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला, उसकी दोनों की मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, चाहे 4 4 हो, चाहे 17 17 हो, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये 3 कंडीशन फॉलो करेंगी। फर्स्ट कंडीशन है प्रांत इक्वल होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है सह प्रांत इक्वल होनी चाहिए, तीसरा फलन की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। अब देखते हैं फंक्शन अपने पास क्या दिया हुआ है, a से b, तो f की प्रांत क्या है, a है, और g की प्रांत क्या है, और f की सह प्रांत भी क्या है, b है। यही g की है प्रांत ये, और ये सह प्रांत g की भी यही है, तो इसका मतलब प्रांत और सह प्रांत तो इक्वल हो गई। लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे एफ एक्स इजगल टू कितना दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दिया अपने को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम
देखो इसकी वैल्यू f इक्वल टू क्या पुट करो आप, 1 पुट करो, क्योंकि यहाँ प्रांत में से जो x की वैल्यू होती है वो हमेशा प्रांत से ली जाती है। तो f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3, और g1 क्या हो जाएगा 3x है, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। f2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6, और g2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। देखो यहाँ पर आ रही है f1 इक्वल टू g1 वैल्यू आ रही है, और f2 इक्वल टू g2 आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों फंक्शन क्या है कि समान फलन है, दोनों ही फंक्शन इक्वल फंक्शन कहलाएंगे। कंडीशन क्या है, f और g दो फंक्शन है, f की और g की प्रांत इक्वल होनी चाहिए, जो a और b है ये दोनों क्या होनी चाहिए, ये क्या है इक्वल होनी चाहिए दोनों की। तीसरी बात, फंक्शन की जो वैल्यू निकालेंगे सेम पॉइंटों पे, f1 इक्वल टू g1, f2 इक्वल टू g2, ये भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, इसमें अपने को क्या दिया है, g f और g दो फंक्शन दिए हैं। दूसरा एग्जांपल है, हम देख लेते हैं। f किस में परिभाषित है, f a से b में परिभाषित है, और g किस में परिभाषित है, c और b में परिभाषित है। अब देखो f की प्रांत तो क्या है, a है, a का मतलब क्या है 0, 1 एंड 3। g की प्रांत क्या है, c है, और c की वैल्यू क्या है 1 एंड 3। क्या प्रांत इक्वल है, प्रांत इसकी इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आगे भी आप चेक करते हो, सहप्रांत b और b है, ये इक्वल है। आप वैल्यू भी फाइंड करो, आप f0 निकालो, f0 की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। f1 की वैल्यू क्या आएगी 1, और f3 की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। इसी प्रकार g1 निकालो, g1 भी क्या है c है, तो 1 का स्क्वायर 1, g3 क्या है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3। लेकिन इसमें प्रांत इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, समान फंक्शन या इक्वल फंक्शन नहीं कहलाएंगे f और g। मापांक फंक्शन, देखो मापांक फंक्शन की अलग खासियत, मापांक फंक्शन क्या होता है कि मोड x, इसको हम किस से डिनोट करते हैं, वैसे मोड x। इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट करो, f(x) की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगी, f(x) की वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। f(x) की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी। x की वैल्यू मान लो आप -1 पुट करो, तो मोड x क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये, इसका ग्राफ देखते हैं, ये 0 है, इसका ग्राफ कभी y की नेगेटिव में नहीं जाएगा। ये x है, ये y x है, तो y की वैल्यू कभी भी मोड x की नेगेटिव में नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखना। तो अब मोड x को हम खोलते हैं, तो x 0 से बड़ा होगा तो x लिखते हैं, और x 0 से छोटा होगा तो -x लिखते हैं। ठीक है, तो मोड x समझ में आ गया। और इसका ग्राफ महत्वपूर्ण है, ये जरूर देख लेना आप, क्योंकि इसका ग्राफ कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। आगे इसका ग्राफ यूज भी बहुत होंगे, इसलिए इनके ग्राफ सबके भी याद रखना। नेक्स्ट, सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन की 3 कंडीशन है। पहले इस कंडीशन को देखते हैं और इससे ये प्रूफ करते हैं कैसे आती है कि f(x) की कुछ भी वैल्यू रख दो 0 से छोटी, मान लो -4 रख दो, इसकी वैल्यू -1 नहीं आएगी। -5 रख दो, -1 नहीं आएगी। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस में कुछ भी रख दो आप, क्या आएगी, -1 ही आएगी। x की वैल्यू प्लस में कुछ भी रख दो आप, प्लस की 1 ही आएगी। और x की वैल्यू यदि 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब देखो इसको f(x) इक्वल टू -1 और 1, और x इक्वल टू 0 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, मोड x अपॉन x 0 से छोटा,
नहीं, नॉट इक्वल 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको खोलोगे तो ये मोड x अपॉन x, यदि x 0 से छोटा है तो माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा। और यदि x की मोड x अपॉन x 0 से बड़ा है तो ये प्लस का x होगा, x अपॉन x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू होगी सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 और -1। अब इसकी प्रांत निकालनी है। देखो अब अपने को क्या करना है, सिग्नम फंक्शन की प्रांत देखनी है। तो प्रांत क्या हो जाएगी इसकी, प्रांत तो r हो जाएगी। r में आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और परिसर क्या हो जाएगा इसका, परिसर -1, 0 और 1। तो इसका परिसर क्या होगा, -1, 0 और 1, क्योंकि आप कहां तक जा रही है वैल्यू, y की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, इसकी परिसर होगी। तो -1, 0 और 1 इसकी परिसर होगा। अब है महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक का मतलब होता है कि मान लेते हैं 3 एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक तो 2.1 ले लेते हैं, एक 2.5 लेते हैं, एक 2.9 लेते हैं और एक 3.1 लेंगे, एक 3.7। इससे देखते हैं यदि 2.1 को क्या करोगे, महत्तम पूर्णांक करोगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है महत्तम पूर्णांक की, कि जो x की वैल्यू है ये इससे तो छोटा और अधिकतम पूर्णांक होना चाहिए। अब 2.1 से छोटा क्या है और अधिकतम पूर्णांक 2 ही है। 2.5 से छोटा मैक्सिमम इंटीजर क्या है, 2 ही है। 2.9 से छोटा 2, लेकिन 3.1 से छोटा क्या है, 3 है। 3.1 से छोटा क्या है, 3 है। 3.7 से छोटा भी 3 है। इसको यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तब, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखना, -1.9। -1.9 में ये चीज जरूर देखना है कि ये इससे छोटा क्या होगा, -2 होगा। आप 1 मत कर देना, ये -9.1 यहां पे होगा ये लगभग, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसकी वैल्यू कहां पे होगी, ये 2 पे आएगा ये। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं। देखो अपन वैल्यू लेते हैं 0 पे, और इंटीजर खुद क्या होता है, खुद की वैल्यू मान लेते हैं कि 2 का ग्रेटेस्ट 2 ही होगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ है कि 1 से लेकर 2 से पहले क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। 2 से लेकर 3 से पहले तक इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और 3 से लेकर 4 से पहले तक 3.9999 तक क्या होगी, 3 होगी। इसी प्रकार 0 से लेकर 0.999 तक क्या होगी, -1 होगी। और 1.99 तक क्या होगी, -2 होगी। इसकी डेफिनेशन यही होती है कि जो फंक्शन x की वैल्यू है उससे तो छोटा होना चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, महत्तम पूर्णांक होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम महत्तम पूर्णांक पड़ा है। नेक्स्ट इसका उल्टा है निम्नतम पूर्णांक या न्यूनतम पूर्णांक। अब न्यूनतम पूर्णांक ये क्या है, न्यूनतम पूर्णांक। न्यूनतम पूर्णांक में भी 3 एग्जांपल लेते हैं। 2.1 लिया था आपने, 2.5 लिया था, 2.9 लिया था, 3.1 लिया था, 3.7 लिया था। अब देखो न्यूनतम पूर्णांक, इसकी डेफिनेशन क्या है, इस x से तो बड़ी, इस x से तो बड़ा और न्यूनतम पूर्णांक, x से तो बड़ा और न्यूनतम पूर्णांक होना चाहिए। x मतलब 2.1 से बड़ा क्या होता है, 3 तो होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, लेकिन इन 3, 4, 5 में न्यूनतम कौन सा है, 3 होगा, ठीक है। 2.5 में से बड़ा पूर्णांक कौन कौन से हैं, 3, 4, 5, 6 आगे चलता है, लेकिन इनमें न्यूनतम कौन सा है, 3 है। 2.9 का भी क्या हो जाएगा, 3 है। इससे इस प्रकार डिनोट करते हैं। 3.1 से बड़ा क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन इस 4, 5, 6 में
4, 5, 6 में से सबसे छोटा कौन सा है? 4 है। तो इसी प्रकार इसका न्यूनतम पूर्णांक नाम पड़ा है। तो 3.7 का भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 3 का न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा। तो 3 होगा। 4 का न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा? 4 ही होगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है ये चेक कर लेते हैं। देखो 0.1 से लेकर 0.9 तक क्या होगा? 0.1 का क्या होगा? 0.1 से बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 1 है। इसका मतलब आप 0 से लेकर 0.1 तक आओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। यदि 1.2 से लेकर क्या हो जाएगा? यहां 1 नहीं है, 0 पे 1 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो 1 पे तो 1 होगा, 1 पे तो क्या होगा? 1 होगा, लेकिन 1 से कुछ आगे 1.001 से बड़ा पूर्णांक 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें इसका क्या हो जाएगी वैल्यू? तो 1 से लेकर 1 से थोड़ा बड़ा और 2 तक वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इसी प्रकार ये माइनस में होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भिन्नात्मक फंक्शन। भिन्नात्मक फंक्शन क्या होता है कि x की वैल्यू एफ एक्स है, तो x की वैल्यू x माइनस मोड x होनी चाहिए, मतलब x 2.9 है और इसका ये महत्तम पूर्णांक है x। इसका 2.9 का महत्तम पूर्णांक निकालेंगे, इस कितनी होगी वैल्यू? 2.9s माइनस 2। तो 2.9s माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0.9। अब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? देखो इसकी वैल्यू 0 से और 1 से छोटी होगी, 0 से लेकर 1 तक नहीं होगी। 0 के तो इक्वल और 1, 0 के इक्वल x की 1 से ही छोटी होगी, 1 तक नहीं जाएगी। देखो मान लेते 0 कब होगी? x की वैल्यू 2 हो, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 0। अब मान लेते हैं आपने क्या ली? 2.9 माइनस 2 लिया, 0.9 हो गया। मतलब ये देखो आप 2.9 के बीच में इस कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? ये 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? इसका परिसर 0 से लेकर 1 तक सारी वैल्यू इसका परिसर हो जाएंगी। ठीक है। निकटतम पूर्णांक। अब निकटतम पूर्णांक के बारे में हम सभी को वैसे ध्यान भी हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये करते हैं कि 0.5 है, 0.5 से बड़ी वाली संख्या बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या लिख दो, और छोटी है तो छोटी वाली संख्या लिख दो। यदि 0.5 है तो इसको 1 लिखेंगे, 0.6 है तो इसको भी 1 लिखेंगे, 0.7 है इसको भी 1 लिखेंगे, लेकिन 0.4 है तो इसको 0 लिखेंगे, 0.3 है इसको भी हम 0 लिखेंगे। इसका मतलब है कि 0.5 से 0.5 या 0.5 से बड़ी है तो हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और 0.5 या 0.5 से छोटी है तो क्या लिखेंगे? हम 0 लिखेंगे। मान लेते हैं 3.56 को क्या लिखेंगे? हम 4 लिखेंगे, लेकिन 3.49 को क्या लिखेंगे? हम 3 लिखेंगे। इसी तरीके से ये ग्राफ है। तो ये 1 वैल्यू कब से कब तक होगी? देखो 0.6 की वैल्यू भी 1 होगी, और 1.4 की वैल्यू भी 1 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 0.5 की वैल्यू भी 1 होगी, और 1.49 की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। इसको मतलब हाफ से लेकर ये 3/2 से थोड़ा पहले तक इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है। नेक्स्ट समफलन और विषम फलन की बात करते हैं। देखो समफलन की डेफिनेशन क्या होती है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स होगा,
एफ एक्स इजल टू एफ माइनस एक्स होगा, तो ये समफलन होगा। मान लो x की वैल्यू माइनस एक्स रखोगे तब भी एफ एक्स के इक्वल ही आएगी, तो ये फलन क्या होगा? समफलन होगा। क्या डेफिनेशन है इसकी? x की जगह यदि माइनस एक्स भी रखोगे तो ये क्या होगा? फिर भी एफ एक्स के बराबर ही इक्वल वैल्यू आएगी, तो ये क्या होगा? फिर समफलन होगा। चलो चेक करते हैं, पहले ये लेते हैं, एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर है, तब x की जगह आप माइनस एक्स पुट करो तो क्या हो जाएगा? एफ माइनस एक्स इजल टू माइनस एक्स स्क्वायर इजल टू एक्स स्क्वायर। वापिस किसके इक्वल आ रही है? एफ एक्स के ही आ रही है, तो एफ एक्स इजल टू माइनस एफ एक्स, इसका मतलब ये क्या है? समफलन है। अब ये लेते हैं, x की जगह माइनस एक्स पुट करो, जी माइनस एक्स इजल टू माइनस एक्स टेन माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स तो माइनस एक्स हो गया, और टेन माइनस एक्स का माइनस टेन एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस टेन एक्स। तो ये वापिस किसके इक्वल आ गई? जी एक्स के इक्वल आ गई, तो ये क्या होगा? समफलन होगा। अब विषम फलन या ओड फंक्शन किसे कहते हैं? कि यदि एफ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? माइनस एफ एक्स हो जाए, तब ये क्या होगा? विषम फलन होगा। चेक करते हैं, एफ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, माइनस एक्स की क्यूब इजगल टू माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स की क्यूब की जगह क्या रख सकते हैं? एफ एक्स ही लिख सकते हैं, तो एक्स की क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? विषम फलन हो गया। इसी प्रकार ये जी एक्स वाला हो जाएगा। जी एक्स क्या है? जी एक्स इजगल टू अपने को क्या दिया? एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो एक्स की जगह क्या पुट करें? माइनस एक्स पुट करो, तो माइनस एक्स का स्क्वायर साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर और साइन माइनस एक्स, तो जी माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये विषम फलन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है सतत फलन और असतत फलन। ऐसे इनको हम डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं ये एक्स इजगल वाई एफ एक्स इजगल टू एक्स का डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम सारे हम देखेंगे आगे, लगभग 30 के डायग्राम हम देखेंगे, तो उसमें एक्स का डायग्राम भी आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। यदि ये लगातार चल रहा है तो ये क्या होगा? सतत होगा। लेकिन इसी प्रकार 1/x का डायग्राम देखते हैं, तो ये क्या होता है?